बोर्ड के एग्जाम्स अक्सर छात्रों के दिमाग पर चढ़ जाते हैं। पढ़ाई का जुनून, सुरूर, अच्छे नंबर लाने के दबाव और विषय की दुरूहता से हर कोई छात्र अपने जीवन में गुजरा होगा। ऐसा ही एक छात्र था विज्ञान का, जिससे पढ़ाई के दौरान अचानक एक प्रश्न दिमाग में उलझ गया कि ईश्वर है क्या, और अगर ईश्वर है तो वह मेरे सामने आए। ईश्वर जब तक मेरे सामने नहीं आएंगे मैं भोजन, अन्न, जल ग्रहण नहीं करूंगा। उस मेधावी छात्र ने अपने को कमरे में बंद कर लिया। लगभग 2-3 दिन तक भूखा प्यासा मरणासन्न अवस्था में हुआ कि अचानक दरवाजे से एक लिफाफा अंदर आया। उस लिफाफे की आवाज़ ने लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुके उस छात्र को आकर्षित किया। वह चिट्ठी क्या थी, वह छात्र क्या था, कौन था, और उस छात्र ने इस तरह की जिद क्यों की, और यह बात मैं कहाँ से, किस किताब से आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम, और जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है धरती का रोना। शांतनु कुमार आचार्य इसके लेखक हैं। यह ओडिया उपन्यास है। ओडिया जगत में इस उपन्यास की काफ़ी ख्याति रही। इसका हिंदी अनुवाद सुजाता श्रीवेन ने किया है। ओडिया कथाकार शांतनु आचार्य ने इस उपन्यास को एक तरह से अपना आत्मचरित औपन्यासिक ढंग से लिखा है। इसमें काल्पनिक चरित्र हैं, लेकिन वो यथार्थ के चरित्रों से मिलते जुलते हैं। और ओडिशा के बहाने यह उपन्यास एक बृहद प्रश्न समाज के सामने खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बावजूद आम लोगों के सपने, छात्रों के सपने, मजदूरों का जीवन, मध्य वर्ग का जीवन, निम्न वर्ग का जीवन उस रूप में नहीं बदला जिस रूप में बदलना चाहिए। इसके अलावा जो सुविधा परस्त समाज था, जिसे मौके मिल गए, उसने भोगवादी संस्कृति और व्यावसायिक मानसिकता को अपना लिया। जो भारत अपने उच्च आदर्शों, मूल्यों और विश्वासों के चलते जाना जाता था, वह भारत आखिर इस तरह से व्यक्तिगत स्वार्थपरकता और व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता में फंस गया, जहां मनुष्य नाम की इकाई का कोई मूल्य नहीं है। यह उपन्यास दरअसल स्वाधीनता पूर्व का जो भारतीयता बोध है, जो कर्तव्य और करुणा है, जो संवेदना है, जो एक दूसरे का ख्याल रखने का भाव है, और इस ख्याल के बीच जो हमारी व्यवस्था है, जिसके खिलाफ जातिगत भेदभाव के खिलाफ, धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ जो हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी थी, जो लंबे समय तक स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लड़ते हुए जो लड़ाई साथ साथ समाज के बीच चल रही थी, वह किस तरह से समाप्त होने की ओर अग्रसर हो गई। मातृभूमि से जो प्रेम था उसकी जगह किस तरह से दिखावे ने ले लिया, किस तरह से हमारे गांव, शहर सभी राजनीति की क्रीड़ा भूमि बन गए, और यहाँ तक आलम यह है कि परिवारों के बीच भी बंटवारा हो चुका है। राजनीति ने हमारे ज़हन में, हमारे घरों में, हमारे विचारों में, हमारे चाल चलन में, हमारी सोच को अपने कब्जे में ले लिया है। यह उपन्यास दरअसल गांव शहर की उस संस्कृति के नष्ट होने, पुरानी और नई पीढ़ी के वैचारिक बदलावों, जीव अजीव, जल स्थल, पहाड़, वृक्ष, लता, इन सब के बीच मिट्टी, मनुष्य, संस्कृति, विज्ञान और ईश्वर के प्रति अनुसंधान की जो सचेतनता है, आत्मा और ब्रह्म का जो अनुभव है, आध्यात्मिक चेतना और पुनर्जन्म का जो संस्कार है, उसका वर्णन करता है। विशेष बात यह कि शांतनु कुमार आचार्य जी ने इसमें 2 छात्रों के बहाने उस समूची परंपरा को रखने की कोशिश की है
जिस परंपरा से ओडिशा और महान कलिंग का निर्माण होता है। दो लड़के नदी के किनारे किनारे चलते हुए जा रहे हैं। अचानक नदी खत्म हो जाती है और उन्हें घुर घुर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो डरने लगते हैं और उसमें से एक का नाम होता है देव और दूसरे का नाम होता है यज्ञ। वो कान लगाकर सुनते हैं, फिर उन्हें समझ लगता है कि ये धरती मार हो रही हैं, लेकिन पता चलता है कि उसी समय उनके ऊपर से एक जहाज़, उस ज़माने में बमवर्षक जहाज़ जो है होते थे जो बड़ी तेज़ आवाज़ करते थे, वो गुजर के ऊपर से चले जाते हैं। और इस हवाई जहाज़ के उड़ने के बाद वो जिस तरह से पढ़ाई लिखाई करने भुवनेश्वर जाते हैं, वहाँ जो राजनीति के गलियारों में फंसते हैं, उन गलियारों में जो ओडिशा के महानतम राजनेता हैं उनकी क्या स्थितियाँ थी, उस दौरान कौन उस कॉलेज का अध्यापक था, किस तरह से महात्मा गांधी का प्रभाव था ओडिशा के समाज पर, किस तरह से ओडिशा अपनी भाषाई जातीय पहचान के लिए केंद्र से टकरा रहा था, और उस दौरान कांग्रेस के नेताओं का क्या उद्देश्य था, किस तरह से बड़ी योजनाएं वहां जा रही थी, और जो राजनीति है वह किस तरह से छात्रों के बीच प्रवेश कर रही थी। बाद के दिनों के जो महानतम नेता जिसमें कई मुख्यमंत्री बने, उनका आपसी तादात्म्य क्या था, उनकी प्रेम कथाएं किस तरह से आपस में जा रही थी, और किस तरह से उस परिवार को, इन दोनों लड़कों को जो बौद्धिकता, विज्ञान और साहित्य के बहाने एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे, उनके बीच करीम नाम का एक लड़का आता है और वह किस तरह से नास्तिक होते हुए, बड़ा ही दबंग और उद्दंड होते हुए भी किस तरह से उसकी मदद इसके परिवार के लोग करते हैं, और बाद के दिनों में उनमें से एक का उस परिवार की लड़की से प्रेम हो जाता है, और किस तरह से वह प्रेम रूढ़ियों के चलते विच्छिन्न हो जाता है। और फिर करीम को भी जब प्रेम होता है किसी विजातीय, क्या कहें, हम कहेंगे गैर धर्मी, विपरीत धर्म की लड़की से जो उसकी शिक्षिका के तौर से होती है, और फिर वह प्रेम टूटता है तो किस तरह से वह गायब हो जाता है। करीम के परिवार की जो परंपरा है, जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी उसका परिवार सेवा के भाव से जुड़ा होता है, अचानक वह यह तय करता है कि वह जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा, और फिर किस तरह से उसकी इस परिकल्पना को आध्यात्मिक बल मिलता है, और जब वो स्नान करके निकलता है तो पुरी के उस समुद्र तट से किस तरह का बदलाव होता है। एक तरह से कहें कि मैं जो कथानक बता रहा हूँ, आप बहुत ही ऊपर से बता रहा हूँ, जिसको आप इस उपन्यास को बिना पढ़े उसकी भावभूमि को, उसकी भाषा को और उसके प्रवाह को नहीं समझ सकते। ओडिया से हिंदी में सुजाता शिवेन ने इसका बहुत ही मौलिक और विशद अनुवाद किया है। वो ओडिया और हिंदी की एक जानी मानी अनुवादक हैं। उनके अपने 40 से अधिक पुस्तकों का अनुवाद कर चुकी हैं। उनकी अनुदित एक पुस्तक को आज तक साहित्य जागृति सम्मान से 2024 में सम्मानित किया गया है। वे खुद भी कुछ और सच और प्रवासी पंछी नामक उनकी अपना कविता और हाइकू संग्रह निकल चुका है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के गैर हिंदी भाषी लेखक पुरस्कार से सम्मानित हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार की सदस्य रही। उनके काम का दायरा बहुत बड़ा है। इस पुस्तक को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत यानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने प्रकाशित किया है। मूल्य 455 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 350। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, शांतनु आचार्य और सुजाता शिवेन को इस कृति को हिंदी में लाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगर आप इस उपन्यास के बहाने 2 दशक से अधिक यानी स्वतंत्रता बाद के ओडिशा को समझना चाहते हैं और उसके बहाने समूचे भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक ऊर्जा और युवाओं के स्वप्न के साथ साथ किस तरह से राजनीति ने उस स्वप्न को, समूचे परिदृश्य को बदल डाला, उसको समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को अवश्य खरीद कर पढ़ें। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से मुझे अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं।
कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलता हूँ। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।